गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पास्ट ईयर के पेपर्स की सीरीज थी उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने 2019 का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए आ जाइए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो ये सेट डी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और सन कौन सा है 2019। ठीक, अब देखिए सबसे पहला सवाल कहता है कि विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशन। तो साथ साथ में डिस्कस करते चलते हैं, साथ साथ में एलिमिनेशन कैसे करना है सब कुछ करते चलते हैं, बिकॉज एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं प्रीमियर करूँगी, ठीक है। तो आपको लगेगा जैसे लाइव जैसा चल रहा है। आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और नीचे ही आपको सिर्फ IAS की ID से रिप्लाई आपका मिल जाएगा। ठीक, चलिए बैक टू द क्वेश्चन। AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। तो क्या लगता है स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि सच में यहाँ पे 97 मेंबर जो नेशंस हैं उसके अंदर है। दूसरा कहता है इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द AIIB। देखिए ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया नहीं बल्कि चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इसका, और उसके बाद आता है इंडिया। दूसरी बात ये हमने डिस्कस कर ली, गलत है। तीसरा कहता है स्टेटमेंट कि AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। देखिए ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर के, एशिया के बाहर के भी मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे कि फिजी है, न्यूजीलैंड वगैरह हैं, तो ये इसके अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। समझ गए? तो ये हमने पहला सवाल डिस्कस कर लिया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको मेथड सही लग रहा होगा, बिकॉज पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ें फिर आंसर दें, फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने से बेहतर है कि साथ साथ में डिस्कस करते चलें, क्योंकि डिस्कशन ही है, आपसे पेपर थोड़ी लगवा रहे हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। कहता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट साइन बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। मतलब उस समय 2019 में बात काफ़ी न्यूज़ में रही थी। इसका जो मतलब है वो है D, टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स ऑफ 50 crores और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है इसका एम यही होता है कि रेजोल्यूशन करना लोन अकाउंट्स का, जो लोन अकाउंट्स होते हैं उनका रेजोल्यूशन करना कैसे, जिनका साइज 50 करोड़ का हो या 50 करोड़ से ज़्यादा का हो, और ये कंट्रोल में हो ग्रुप ऑफ लेंडर्स के। कंसोर्टियम लेंडिंग के मतलब ग्रुप ऑफ लेंडर्स हैं जो दे रहे हैं लोन। तो इससे ये है कि भाई सशक्त प्लान जो अप्रूव करा है सरकार ने, ये उसका पार्ट है, ताकि जो बैड लोन्स हो जाते हैं, जो पैसा डूब जाता है लोगों का देने के बाद, उसकी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके। क्लियर? तीसरा सवाल कहता है द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय। पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन कौन सिलेक्ट करते हैं? तो वो है आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो। कौन सेलेक्ट करता है? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। क्लियर है? जो सिलेक्शन का मतलब है ना, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है, सिंस इट हैज बीन इंटरप्रेटेड एज ईदर अपॉइंटमेंट और रिकमेंडेशन। ये पहले था, लेकिन ये हो गया कि बस जब क्लियर कर लिया यूपीएससी ने चीज़ों को, अभी अपनी जो नई वाली जो की निकाली है उसमें ऑप्शन नंबर ए ही बताया है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है समझते हैं सबसे पहले। तो पहला स्टेटमेंट है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुनने में ही लगता है कि भाई क्या फर्स्ट जो है रेगुलेटरी बॉडी होगी है। देखिए इसे 2006 में बनाया गया था। और बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज पहले से रही हैं, पहली बार 2006 में थोड़ी बनेगी, तो इसलिए गलत हो जाता है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ फर्स्ट वाला आपको समझ गए, मैंने ये बताना भूल गई थी मैं कि ये सेकंड और थर्ड वाला जो है वो
गलत था तो ओनली 1 यहाँ पे आंसर है। फर्स्ट वाले का यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा कि सिर्फ ए जो है वो करेक्ट आंसर था। आई एम सो सॉरी फॉर इट। चलिए फोर्थ वाला यहीं पे हम आ रहे थे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा जो है वो गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कहता है वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। एक टास्क इसका ये होता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट ये गैस के लिए बनाए। जी हाँ, कई सारे फंक्शंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ इसमें इनका ये भी काम होता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा कहता है अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ PNGRB गो बिफोर द एपिलेटेड ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एपिलेटेड ट्रिब्यूनल है इसे एस्टैब्लिश करा गया था सेक्शन 110 के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के, समझे। और इसमें सारा कुछ जो भी एबिलिटेड ट्रिब्यूनल है ये सब शेयर करता है फॉर PGNRB के लिए भी यही वाला ट्रिब्यूनल काम आता है। तो हमने यहाँ पे 2 और 3 को सही समझा, तो इसलिए क्या लगता है कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो है वो बी होगा, मतलब 2 और 3 करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सॉरी आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। ओके, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हाट is or are the difference or differences between LTE मतलब long term evolution and volt के बारे में सुना होगा, volt over long term evolution। जब जियो नया आया था तो बड़ा उस समय के फोनों में था। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहते हैं। LTE is commonly marketed as 3G and volt is commonly marketed as advanced 3G। पहला तो स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि LTE is data only technology and volt is voice only technology। तो भाई यहाँ पे समझिए, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, मतलब आंसर जो इसका अगर हम कह लें तो आंसर तो डी है, नीदर वन नॉट टू। अब क्यों दोनों स्टेटमेंट गलत है समझिए। देखिए वो वोल्ट जो है, ठीक है, ये जो है ये है वॉइस कॉल ओवर अ 4G LTE नेटवर्क रादर देन 2G और 3G। यहाँ पे 3G नहीं है, हम तो खुद ही जानते हैं जियो आया तो हमने 4G चलाया, तो यहाँ पे ये 4G नेटवर्क को लेके बात है। और जो वोल्ट है ये ट्रांसमिट हो सकता है डेटा में भी। इसके यहाँ पे बात करें तो इसमें 3 गुना ज्यादा वॉइस और डेटा कैपेसिटी होती है 3G के कंपैरिजन में। तो ऐसा कुछ होता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब आगे आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, आइए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। जो पैटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है 2017 वाला, उसके हिसाब से क्या क्या चीजें करेक्ट हैं, जरा आप बता दीजिए इसके बारे में। तो सबसे पहला क्या कहता है, सबसे पहला कहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। तो क्या प्रेग्नेंट वुमेन इंटाइटल्ड हैं 3 month प्री डिलीवरी और आपका 3 month पोस्ट डिलीवरी पेड लीव के लिए। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था 2017 का, उसमें 26 हफ्तों की 26 वीक्स की जो है वो पेड मैटरनिटी लीव थी औरतों के लिए, औरतों जो एम्प्लॉइज हैं। और ये क्या कर सकती थी कि मैटरनिटी लीव जो है वो अवेल हो सकती थी 8 weeks बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब अगर मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको जो भी फलाना डेट दी है उसके 8 weeks पहले तक आप अवेल कर सकते हो, मतलब 8 हफ्ते पहले से ही कर सकते हो आप जो है इस मैटरनिटी लीव को। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि इंटरप्राइज विद क्रचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रच विजिट्स डेली। अब ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है कि एवरी एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें हर एक एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, इनको क्रच की फैसिलिटी देनी पड़ेगी उन औरतों के लिए जो वर्किंग मदर्स है, मतलब काम कर रही हैं और माँ भी बन गई है। और ऐसी मदर्स जो हैं इनको अलाउ करा जाएगा कि वो 6 नहीं, यहाँ पे 4 विजिट्स करेंगे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, देखने के लिए कि भैया बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, कैसा किया। तो इसलिए ये दोनों तो गलत हो गए। अब तीसरा पढ़ लेते हैं। अब अगर आपको 2 पता होंगे ना, तो तीसरे में तो आप देखिएगा ये भाई एक थर्ड ओनली ही सही है, क्योंकि यहाँ पे नीदर का तो ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा क्या कहता है कि विमेन विद
2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स। हाँ बिल्कुल, बच्चे ऐसी औरतें जिनके 2 बच्चे हैं, इनको ये है कि भाई इनको कुछ यहाँ पे 12 हफ्तों की फिर पेड मैटरनिटी लीव मिलने लग जाती है। ठीक है, तो ये कम हो जाता है यहाँ पे। ऐसे तो फिर आप प्रमोट करते रहोगे, खूब सारे बच्चे ही पैदा करते रहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, तो कौन सा नहीं है जरा बताइए। इसका जो आंसर है वो है ए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ना, इसके अंदर कुछ 10 सब इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ठीक, लेकिन इसमें ये मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता। तो ये कुछ हमने यहाँ पे इसकी भी बात कर ली। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन इंडिया, ये है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी सुना होगा कॉमर्स वालों के, तो बिल्कुल मजा आ गया होगा इस सवाल को पढ़ के कि इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई बताओ 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 बताओ। करेक्ट आंसर इसका सी है। सीधा आंसर पे आती हूँ, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। अब इसका थोड़ा समझा देते हैं। जस्टिफिकेशन ये है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स जो 2011 वाले हैं, इसमें यह है कि प्रोड्यूसर्स की लाइबिलिटी है कि आप रिसाइकिल करें, रिड्यूस करें ई वेस्ट को हमारे कंट्री के अंदर। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं क्या होती है? कैसी अप्रोच है जिसमें प्रोड्यूसर्स जो हैं इन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फाइनेंशियल या फिजिकल तरीके से, कि आप ही को जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो वेस्ट निकलेगा बाद में, उसका आपको भी ट्रीट करना है। ठीक है, बेच के खाली आप भूल नहीं सकते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस, अगर कोई होता है, पे टू द फार्मर, उसके साथ क्या मिलता है इनको साथ में? तो भाई उसके साथ फार्मर्स को दिया जाता है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स जो होते हैं वो इनिशियल कॉस्ट होती है। इनिशियल कॉस्ट मतलब स्टार्टिंग में जो पैसा खर्चा होता है जब फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर कर रहे होते हैं ना, ले रहे होते हैं तब। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, इसका मतलब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट हो गई, जैसे फ्रेट लगा, हैंडलिंग चार्जेस लगे, स्टोरेज कॉस्ट लगी, जो भी गोडाउन वगैरह में स्टोरेज किया। ठीक है, लॉसेस जो हुए इधर से उधर ले जाने में, और भी बहुत सारी चीजें। समझे? तो इतनी कुछ कहानी। उसके बाद 10th पढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। बहुत सारे हैं, पढ़ लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन, तो सोशल कैपिटल का लग ही नहीं रहा। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, ये भी नहीं रखता। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, ये कुछ लगता है सोशल कॉस्ट या सोशल कैपिटल। ठीक है, तो सोशल कैपिटल यही एक सही आंसर भी है, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द society. Okay, correct. Now come to the next question, which is the service area approach was implemented under the purview of। service area approach जो है इसे किसके अंडर में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था? देखिए आंसर है लेड बैंक स्कीम। क्या है? लेड बैंक स्कीम। तो ये जो सर्विस एरिया अप्रोच है, इसको अप्रैल 1989 में लाया गया था, ताकि यहाँ पे टाइम से एकदम प्लान तरीके से डेवलपमेंट हो सके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज का कंट्री की। समझे? सारे ही इंडियन शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स हैं वहां तक इसको लिया, जैसे चाहे आप रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह हो या जो भी हो। तो ये कुछ कहानी है। उसके बाद सवाल आते हैं, आगे बढ़ते हैं और 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समझते हैं भाई, माइनर मिनरल्स को लेके है ये बात। क्या है जानते हैं। पहला तो कहता है कि सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। कह रहे हैं कि भाई सैंड जो है वो माइनर मिनरल है, हमारा जो अभी लॉ चल रहा है उसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है।
फिर आई बात यहाँ दूसरे स्टेटमेंट की, जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. तो ये बात थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन ये है इसका कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है नोटिफाई करने की माइनर मिनरल्स को सेक्शन 3 ऑफ द MMDR एक्ट 1957 के अंदर, और दूसरी तरफ जो सेक्शन 15 है इस MMDR एक्ट 1957 का, उसके हिसाब से जो राज्य की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास पूरी पावर है कि वो रूल वगैरह बना सकती हैं कंसेशन, ग्रांट ऑफ कंसेशन जो है के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स, एंड जो कलेक्शन है रॉयल्टी का या लगा सकती हैं सारी चीजें माइनर मिनरल्स के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेल इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से 1 और 3 हम देखेंगे बिल्कुल सही है, तो आंसर इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, सो मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। तो दोनों ही बातें यहाँ पे देखो भाई गलत है, ठीक, दोनों ही बातें यहाँ पे गलत है। तो ये US डॉलर में नहीं है, अलग अलग करेंसी इसमें इंडिया ने ले रखा है, और कमर्शियल बोरिंग भी काफी कर रखी है। फिर 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, क्या इंक्लूडेड नहीं है असेट में कमर्शियल बैंक इंडिया के? तो यहाँ जो आंसर है वो है बी, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स ये लाइबिलिटी होते हैं कमर्शियल बैंक के। आप जानते हैं कि अगर आपने जमा करी है कोई चीज तो आप हकदार है उसे लेने के, ऐसे ही बैंक हकदार है देने का, वो उसे लेके जो है वो भूल नहीं सकता, वो लाइबल है उस पैसे को देने का, ठीक है। तो ये कुछ बात है यहाँ पे डिपॉजिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, बहुत ही आसान सवाल है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कॉन्ट्रीब्यूटर या कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। अब यहाँ देखो, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस पढ़ के समझ जाएंगे कि फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडिया IT सेक्टर, भाई बाहर से अगर फॉरेन करेंसी यहाँ इंडिया का IT सेक्टर पा रहा है तो मतलब करेंसी क्राइसिस कम ही तो कर रहा है। अब दूसरा पढ़ो, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा करेगी ज्यादा तो क्या होगा, क्राइसिस बढ़ जाएगी, तो ये गलत हो जाता है। और तीसरा, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, बाहर से लोग पैसा भेज रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ये भी कम करेगा। तो मतलब स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, which says which one of the following suggested that the governor should be an eminent person, जाना माना होना चाहिए, from outside the state, स्टेट के बाहर से हो, जाना माना बंदा हो जो गवर्नर बनेगा, and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे अंग्रेजी में जो कह रहा है ये। तो ये किसने कहा था कि गवर्नर इस तरह का होना चाहिए हमारा? इसे कहा गया था सरकारिया कमीशन के द्वारा 1983 में जो बनाई गई थी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया सवाल था उस समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट बट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। कौन ऐसा करता है, क्या दिया जाता है, समझो, इशू कराया जाता है पार्टिसिपेटरी नोट, ऐसे लोगों को इशू करा जाता है। बहुत ही ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं और दैट हैव इंडियन स्टॉक्स एज देयर अंडरलाइंग असेट, तो इसलिए इनको ये इशू किया जाता है। अब भाई सवाल 18 क्या है ये पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि एज पर लॉ द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। बिल्कुल बात सही है, आपको भी पता है कि जो ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी दोनों ही आपको मिलेंगे स्टेट लेवल पे, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा,
दूसरा है यहाँ पे कि भाई पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। तो देखिए मैंडेटरी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, नहीं तो क्या ही चीजें हो जाती हैं अच्छी चीजों में, तो इसलिए कॉमन सेंस में भी जवाब दे सकते थे आप, फिलहाल ये गलत है। ठीक, तो जो पार्टिसिपेशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। और आपका पार्टिसिपेशन के अंदर कह रही हूँ, मतलब इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है। ये जो टर्म पार्टिसिपेशन है वो भी नहीं है इस एक्ट के अंदर, ये कंपलसरी तो बहुत दूर की बात हो गई। चलो भाई सवाल आगे बढ़ाया जाए और अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19th क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे समझते हैं कौन कौन रिव्यू करता है। सबसे पहले बात करते हैं तो एड हॉक कमिटी सेट अप बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, ये करती हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, बिल्कुल सही बात है, ये भी करती है। तीसरे नंबर पे फाइनेंस कमीशन, इनका ये काम नहीं होता है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, द रिव्यू का काम जो है ये देखिए ये स्टैंडिंग कमेटी का होता है या एडहॉक कमेटी का हो जाएगा, तो रिव्यू ही आप आके समझ जाएंगे बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ाई करी है तो। थर्ड वाला गलत है। फोर्थ वाले की बात करें तो कहता है कि फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, नहीं नहीं, इसका भी कोई काम नहीं होता, और नीति आयोग का भी काम नहीं होता। तो जो आंसर है वो है जस्ट ए, दैट इज 1 and 2। फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फाइन, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। दूसरा कहता है कि द फोर्थ 5-year प्लान adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power। और तीसरा कहता है in the fifth 5-year plan for the first time the financial sector was included as an integral part of the plan। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ये है कि जो यूपीएससी ने अपनी आंसर की निकाली है उसमें इन्होंने ए आंसर को मार्क करा है, मतलब 1 and 2। और बहुत सारे जो पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसको सॉल्व किया था उन्होंने सिर्फ 2 को कहा था, दैट इज बी ऑप्शन को मार्क किया था। तो हम तो यहाँ पे यूपीएससी के हिसाब से कर रहे हैं, तभी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ताकि एकदम ऑथेंटिक रहे चीज। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ कि पहला कहता है कि फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अभी देखो भाई सेकेंड 5-year प्लान तो आप जानते हो कि इन्होंने क्या करा था, सेकेंड 5-year प्लान के लिए में क्या था कि महालनोबिस मॉडल को यहाँ पे अडॉप्ट करा गया था इसके अंदर। ये तो ना कि इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, कि इन्वेस्टमेंट से चीज़ें थी, तो वो चीज़ यहाँ पे कही गई है साफ साफ। उसके बाद आप फोर्थ 5-year प्लान की बात करें तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट किया था ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए ये हमने जब अभी संजीव वर्मा साहब की किताब जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, तो इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर आई थिंक 20 था जिसके अंदर सब कुछ ये डिस्कस करें हैं। तो 5-year प्लान्स में क्या क्या हुआ वो तो आपको समझना बहुत जरूरी है। 20 नहीं था, प्लानिंग इन इंडिया आई थिंक 19 वगैरह था, अब आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसमें हमने सब किया था। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सारे प्लान्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इन द फिफ्थ 5-year प्लान For the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan। तो अगर इसकी बात हम करें तो ये थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए है क्योंकि टॉप प्रायोरिटी दी गई थी टू कट डाउन द इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन को, ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ इनकरेक्ट हो जाता है। और यूपीएससी के आंसर के हिसाब से हम देखिए तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिलहाल कई सारे लोगों ने 2 कहा था उस वक्त, लेकिन अभी फिलहाल तो ये नया बिल्कुल जो उनका निकली आंसर की उस हिसाब से यही है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21।
which says, with reference to the Constitution of India, consider the following statement. First statement is, no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. तो अभी ऐसा कुछ होता है क्या कि कोई हाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड घोषित कर दे? ऐसा तो है ही नहीं ना भाई, ये तो गलत हो जाता है। और दूसरा देखिए, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल क्यों नहीं उठा सकता सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल उठा सकता है भाई, ये तो कोई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ये भी गलत है, इसलिए जो ऑप्शन यहाँ पे हम चुनेंगे वो चुनेंगे डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। फाइन, नाउ कम टू दी next question, that is question number 22, which says, purchasing power parity, that is triple P, exchange rate are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries। ओके, तो ये बात तो आपने पता ही होगी, परचेजिंग पावर पैरिटी ही को हम कई जगह यूज भी करते हैं निकालने में चीजों को। तो इसको हम क्या है, ये एक्सचेंज रेट जो होते हैं कैलकुलेट करे जाते हैं बाय कंपेयरिंग प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड। मान लो कि एप्पल जो है वो यूएस में कितने रुपए का पड़ रहा है, और सेम 1 किलो एप्पल, और वही 1 किलो एप्पल जो है वो इंडिया में कितने का पड़ रहा है। तो ये क्या कहता है कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये इस तरह से निकालते हैं यहाँ पे, समझे? तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ये। और दूसरा जो टर्म कहता है कि इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स में, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये गलत बात है, क्योंकि ये बात नहीं है। अगर हम इस बेसिस पे देखें तो चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी रही 2018 में, उसके बाद आए यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड पे, और इंडिया थर्ड पे है, ना कि 6th पे। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है। फिर हम बढ़ेंगे अपने प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आ जाओ छोटू। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खारिफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, खारिफ क्रॉप्स को लेके यहाँ पे बात हो रही है, आपको स्टेटमेंट यहाँ पे देखना है क्या है क्या नहीं। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। क्या एरिया हाईएस्ट रहा है आज खरीफ क्रॉप को लेके? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो एरिया जो है वो हाईएस्ट रहा है हमारे देश के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट कहता है कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन ऑफ ऑयल सीड्स। तो अगर हम ये बात करें तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एरिया है अंडर कोर्स ग्रेन्स ये कम है देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। और एरिया जो शुगर केन का भी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। एरिया जो, अब जानते हैं कॉटन कल्टीवेशन तो वैसे भी ज़्यादा ही होता है, अगर अंदाजे भी देख लेंगे तो कॉटन कल्टीवेशन का जो एरिया है, अब एरिया से प्रोडक्टिविटी मत जोड़ने लगेगा किसी भी टर्म में, एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो एरिया जो कॉटन कल्टीवेशन का है वो ज़्यादा है शुगर केन के कंपेरिजन में। ठीक, ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज इट स्टेडली डिक्रीज्ड। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे धीमे धीमे इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है, रादर कह दो फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। तो ये भी गलत है, इसलिए स्टेटमेंट 1 मतलब ए जो है वो करेक्ट है, दैट इज 1 and 3। फाइन, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, which says among the एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंडिया ने इंपोर्ट करी है उनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्टेंस टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द लास्ट 5 years। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करा है उन इंपोर्ट क्वांटिटीज़ में से पिछले 5 सालों में। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि वैल्यू के टर्म्स में बात हो रही है। चलो, तो भाई वेजिटेबल ऑयल्स है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये हम लोग बहुत जो है वो इंपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल इज द करेक्ट आंसर। नाउ come to the next question, that is question number 25, which says in the context of polity which one of the following would you accept as a most appropriate definition of liberty। भाई बड़ा मजेदार लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है कि नहीं? अब ये तो सारा पढ़ना बनता ही बनता है। चलो भाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ये तो नहीं लगता लिबर्टी क्या मतलब जाति से बचा रहे हैं। उसके बाद एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट
थर्ड कहता है अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, कुछ भी कर दोगे क्या, गोली उठा के मार दोगे किसी को, इतनी आजादी है, ना 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 ना। और आखिरी कहता है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। हाँ, ये कुछ अच्छा लगता है कि भाई हम चाहते हैं डॉक्टर बनना, हम चाहते हैं आईएएस बनना, हम चाहते हैं इंजीनियर बनना, हम चाहते हैं जो भी बनना हम कर सकते हैं, हम कहीं भी जॉब करें आराम से, हम जहाँ चाहे घर खरीदें। तो हाँ, ये लगता है, इसलिए डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या कदम आरबीआई या गवर्नमेंट नहीं उठाएगी अगर मान लो रुपया गिर रहा हो तो देखो, सबसे पहला कहता है कि कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। भाई ये तो सरकार करेगी ना, एक्सपोर्ट करना शुरू करेगी, और जो गुड्स एसेंशियल नहीं है ज्यादा उनको इंपोर्ट मतलब कम करने की कोशिश करेगी ताकि थोड़ा पैसा बचे। दूसरा देखें तो इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। तो ये हमने मसाला बॉन्ड्स वगैरह पहले कई बार डिस्कस करा है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हाँ बिल्कुल करेगी, इंडियन बोरोवर्स को इनकरेज करेगी कि आप इशू करिए। और तीसरा जो है वो कहता है कि ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। भाई ऐसी कंडीशंस जो है वो बनाएगी जिससे जो है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जो है वो बढ़े। चलो ठीक है। और चौथा कहता है फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो भाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इससे क्या है कि इससे हो सकता है कि ये लोअर इंटरेस्ट रेट्स हो जाएं, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे फॉरेन कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी फ्रॉम इंडिया, यहाँ से जाने लगेगी, समझे। तो इससे क्या होगा कि विच वुड गेट बेटर रिटर्न्स अब्रॉड। तो ऐसी पॉलिसी में हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इंपोर्ट बढ़ जाए, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाए, और ऐसा हो जाए कि रुपी और ज्यादा गिर जाए। तो इसलिए ये कदम नहीं उठाएगी सरकार। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक। उसके बाद हम 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 27 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो भाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा पॉपुलरली नोन एज डेटा दिक्कत कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। क्या कमांड करा है इसमें पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को? पहला, दे शैल इंश्योर दैट इंटायर डेटा रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया। बिल्कुल सही है ये, जी हाँ बिल्कुल ऐसा करा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इससे कोई देखो मतलब ही नहीं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हो चाहे ना हो उससे क्या मतलब है, ठीक है। ये तो गलत हो जाता है, अब हर चीज सरकारी थोड़ी ना हो सकती है। और तीसरा कि दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। देखिए बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर पब्लिक ये तो इससे ही डेटा आपको मिल जाएगा। अगर सारे के सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नहीं होंगे तो काहे के लिए कंप्ट्रोलर एंड जनरल को देंगे? तो ये दोनों गलत हो जाते हैं, सिर्फ जो है पहला वाला सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक। ये तो आप नॉर्मली पेमेंट वगैरह के बारे में भी, अगर पेटीएम वगैरह के बारे में भी सोच लेंगे, एयरटेल वगैरह के बारे में भी सोच लेंगे, तो भी आप इसका सवाल का जवाब दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड privacy for its citizens known as General Data Protection Regulation in April 2016 and started implementation it from May 25th 2018। बताइए भाई किसने ऐसा करा है? तो करेक्ट आंसर जो है वो यूरोपियन यूनियन है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। तो रिसेंटली इंडिया साइन अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन of cooperation areas in the nuclear field with which of the following countries। किसके साथ ऐसा हमने किया है? करेक्ट ऑप्शन है रशिया के साथ हमने, यहाँ पे दोनों ही कंट्री ने कहा है कि हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जिसमें कि 6 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स होंगे रशियन डिजाइन के, एक नई साइट में इंडिया के अंदर हम यहाँ पे इसको डेवलप करेंगे और अपना आपस में कोऑपरेशन भी जो है वो बढ़ाएंगे इन द थर्ड कंट्रीज। एंड उसके बाद हम नए पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके, एक साथ मिलके जॉइंट कंस्ट्रक्शन करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो इन्होंने ये सारी बातें सोच के रखी थी। चलो भाई
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 कहता है द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी के अंदर किस चीज के साथ बहुत तेजी में बढ़ता है? तो इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो को तुम बढ़ा दो तो आरबीआई के पास तो पैसा ज्यादा हो गया, तो मनी मल्टीप्लायर कहाँ से बढ़ेगा? तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा कहते हैं इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये कुछ बढ़िया लगता है। क्यों? क्योंकि अगर जनता के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपना अकाउंट खुलवाएंगे, ट्रांजेक्शन अकाउंट के बैंक के थ्रू करते रहेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि पैसे मनी मल्टीप्लाई का काम करें। फिर भी तीसरा पढ़ लेते हैं कि इंक्रीज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर इसमें तो पैसा कम हो जा रहा है क्योंकि आरबीआई अपने पास फिर रखे ले रहा है। और चौथा कहता है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब जनता के बढ़ने से बैंक अकाउंट का बढ़ना क्या रिलेट कर रहा है? कुछ नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो बी अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया आंसर है। कभी कभी लगता है ना पेपर देने के बाद कि अरे यार पेपर तो बड़ा आसान था, लेकिन उस समय नहीं लगता है। चलो भाई 31 बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। ठीक है, पीवीटीजीज के बारे में आप बताइए कुछ बात। तो पहला कहता है कि पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। क्या ऐसी बात है? 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो है बिल्कुल सही है। और वो जो 1 यूनियन टेरिटरी है ना, वो 1 यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। समझे? उसके दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। मतलब रुकी हुई पॉपुलेशन है, या अगर मान लो किसी चीज की किसी जनता की पॉपुलेशन गिर रही है पर्टिकुलर मतलब सेट ऑफ लोगों की, तो क्या यही क्राइटेरिया होता है ये डिटरमाइन करने का कि ये पीवीजीटी की पॉपुलेशन है, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है? तो हाँ बिल्कुल, ये क्राइटेरिया ये लोग इसमें लेते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि देयर आर 95 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। ये 95 नहीं है, ये 75 है। अच्छा, आपको एक फ्री की एडवाइस देती हूँ, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हर साल ऐसा होता है कि यूपीएससी कुछ ना कुछ इनसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से कोई सवाल पूछती है। समझे? तो इसलिए ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो 95 नहीं, ये 75 है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक। और आखिरी में बात करें तो इरेगुलर and Konda Reddy tribes are included in the list of PVTGs। तो जी बिल्कुल सही बात है। और हाँ, इनको जो है इंक्लूड करा गया था। ये आंध्र प्रदेश में फाउंड करी गई थी इंक्लूडिंग तेलंगाना, और इनको यहाँ पे करा गया था। ये जो इरूलर है, ये इरूलर जो है वो तमिलनाडु की है, वही कोंडा और रेड्डीज जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई गई। तो इसलिए ये यहाँ पे सही है। तो 1, 2 and 4, और अब 1, 2 and 4 ढूंढ लिया जाए किसके ऑप्शन में है, तो भाई ये सी में दिखता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। लगता है आधा क्वेश्चन यही लिखा। ओके चलो भाई यहाँ आ जाते हैं। काफी बड़ा सा सवाल लगता है। ओके, कहता है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under article 142. This could mean which one of the following? इसका मतलब क्या हुआ इनमें से? बता दो जल्दी से। तो पहला पढ़ लेते हैं, सब पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, कई सारे बच्चों को हो सकता है ना समझ में आया हो। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशंस मतलब रोक या लिमिटेशंस या प्रोविजंस जो कि आपका ऑर्डिनरी लॉज में होती हैं, कंटेन होती हैं, ये जो है वो कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन। ये जो है वो प्रोहिबिशन या लिमिटेशन का की तरह एक्ट नहीं कर सकती ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। क्या ऐसा है? तो ये बात किस में दिखेगी? चलो भाई पढ़ते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। पहला कहता है द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया while discharging its duties cannot be challenged in any of the court। तो ऐसा कहाँ से बात आ गई? ये तो है ही नहीं। जो भी डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले लेगी जब अपनी ड्यूटीज करते वक्त, तो आप किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते हो, है ना? ऐसा तो है नहीं। तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाता है अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता होगा तो। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ आ जाइए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्स्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये अगर हम देखें तो ये बात कुछ सही मतलब बनाती है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों। तीसरा पहले पढ़ लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट कंसल्ट फ्रॉम द कैबिनेट।
तो भाई ये भी तो गलत है ना, ये भी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और चौथा कहता है स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। क्या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो जो है कोई भी लॉज नहीं बना सकती हैं ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, तो ये भी गलत है। ऐसा थोड़ी ना है, अब स्टेट मैटर्स में अगर जो कुछ बना रही हैं तो स्टेट लिस्ट के अगर सब्जेक्ट्स पे बना रही हैं तो काहे के लिए बार बार लेंगी। एक बार इसको पूरा इंग्लिश में समझ लो। कहता है भाई एज पर आर्टिकल 142 द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्साइज ऑफिस jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by parliament until provision in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe। बहुत ही सही लैंग्वेज में ये चीज बता दी गई है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि बहुत सारे जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसको भी निकाला था तो सवाल का जवाब कुछ और दिया था, लेकिन यूपीएससी ने सवाल का जवाब कुछ और दे दिया। ठीक है, उनकी आंसर की में कुछ और दिया हुआ है। चलो भाई अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताइए, पहला कहता है द गवर्नर मेक्स अ customary address to members of the house at the commencement of the first session of the year। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, गवर्नर जो है जो कुछ कस्टमरी एड्रेस करते हैं ना मेंबर्स को, जब पहला ईयर जो है सेशन पहला होता है, कमेंस होता है, तो ऐसा बिल्कुल सही है। अब दूसरे की अगर हम बात करें, व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज अ लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको गलत कहा था, बट यूपीएससी ने इसको सही कहा है। इन्होंने कहा है कि भाई हाँ, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन पर्टिकुलर मैटर, तो ये लोकसभा रूल को फॉलो करता है उस मैटर को लेके। ठीक है, ओके। तो ये कुछ यहाँ पे रही है बात। अब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये तो नहीं पता, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में जो कहा गया है, और भाई एक्सप्लेनेशन में लोगों ने कहा है कि भाई पहले ही जब इसे गलत साबित किया था तो कहा था कि एज पर आर्टिकल नंबर 208 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में मेक्स रूल फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट्स टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, और अंटिल रूल्स आर मेड अंडर क्लॉज 1 the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this constitution with respect to the legislature for corresponding province shall have effect in relation to the legislature of the state to the such modification adaptation as may be made therein by speaker of the legislative assembly or the chairman of the legislative council। जैसा भी केस होता है उस हिसाब से, तो इनके हिसाब से ये था कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो फॉलो नहीं करते लोकसभा रूल्स को, कैसी ऐसी कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, तो अब ये कुछ कहानी मैंने आपको खैर यूपीएससी वाली भी बता दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 विच सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो भाई कंसिडर करते हैं। पहला कहता है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में क्या ऐसा प्रोटोकॉल है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट हो जाता गलत। दूसरी बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन में आखिरी में दूंगी। हाँ, दूसरी बात करते हैं कि यूएनसीएसी का यही फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज द एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। क्या ऐसा पहला है? जी बिल्कुल सही बात है, ये पहला ही है। ठीक, उसके बाद तीसरी बात करें, द हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूएनटीओसी इज द इंक्लूजन ऑफ अ स्पेसिफिक चैप्टर aimed at returning assets to their rightful owners from whom they have been taken illicitly। तो भाई क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात नहीं सही है।
अभी आपको समझाती हूँ क्यों क्यों नहीं सही है। पहले चारों स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि बार बार लंबा ना खींचना पड़े। और चौथा कहता है कि द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स इज मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर स्टेट्स टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ UNCAC मतलब ऊपर वाला और UNTOC मतलब ये वाला। तो क्या ये बात दोनों सही है? बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से 2 और 4 यहाँ पे सही होना चाहिए और 2 और 4 का मतलब यहाँ पे C मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। देखो स्टेटमेंट 1 की अगर हम यहाँ पे बात करें, आ जाइए ऊपर आ जाइए, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो कह रहा है ये एक प्रोटोकॉल है अंडर UNTOC के अंदर। ये जो प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर, ये UNTOC मतलब आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आता है, ना कि UNCAC के अंदर। ठीक, इतनी बात समझ गए? दूसरा तो सही है, यही है। उसके बाद समझो द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये जो UNCAC है, ये इकलौती बाइंडिंग इंटरनेशनल एंटी करप्शन मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इकलौती। ठीक है, तो ये फर्स्ट एवर ही कह लो। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम मतलब UNODC, इसे दिया गया है, इज मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर स्टेट टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ कन्वेंशन विद which along with the United Nations Drug Convention of 1961, 71 and 88 underpin all operational work of UNODC। तो ये इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, ये है कुछ एक्सप्लेनेशन इन सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एज पर रीसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas। सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है। दूसरा क्या कहता है कि भाई as per the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006 bamboo is a minor forest produce। और तीसरा कहता है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देखिए जो करेक्ट आंसर है बी, मतलब 2 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट है सही। ठीक, और पहला स्टेटमेंट क्यों नहीं सही है वो आपको बता दूं, क्योंकि ओरिजिनल एक्ट के अंदर बात ये है कि जो डेफिनेशन है ट्री की, उसमें आपका पाम्स आते हैं। ठीक है, ओके, पाम्स आते हैं, बैम्बूज आते हैं, उसके साथ यहाँ पे जो है वो स्टब्स आते हैं, उसके साथ आपका जो है ब्रश वुड्स आते हैं और कैन आते हैं, मतलब केन्स आते हैं। ओके, तो अमेंडमेंट एक्ट अमेंड करता है इस डेफिनेशन को ट्री की टू रिमूव द वर्ड बैम्बूज। समझे, ट्री की डेफिनेशन को ही अमेंड करा जाता है ताकि उसमें बैम्बू आ रहा था ना, इसलिए बैम्बू को हटाने के लिए ट्री की डेफिनेशन को यहाँ पे अमेंड करा गया है। सिंस बैम्बू इज डिफाइंड एज अ ट्री अंडर द एक्ट इट्स इंटर स्टेट मूवमेंट रिक्वायर्स परमिट। ठीक है, बैम्बू को जो है डेफिनेशन में डाला गया है इस एक्ट के अंदर, ट्री की डेफिनेशन के अंदर, इसलिए इसका जो इंटर स्टेट मूवमेंट है इसमें परमिट की जरूरत पड़ती है जब ये दूसरी स्टेट में ट्रांजिट किया जाता है। समझे, कॉन्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट felling or transportation of bamboos growing in the non forest areas will not require any permit। इसमें कोई परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई यहाँ पे फेलिंग या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बैम्बूज का जो कि आपका नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में हो रहा हो। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत था, बाकी तो मैंने आपको दोनों बताई थी। उसके 36 की बात करें यहाँ पे तो भाई Which article of the Constitution of India safeguards one right to marry the persons of one choice? ये बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही साफ सुथरा क्वेश्चन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, राइट टू लाइफ वाले में ही सब कुछ है, लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे देखिए पहले स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक इंसान पेटेंट्स GM कॉटन सीड पे भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, और ये केस रिलेटेड था मॉन्सेंटो से। अब यहाँ पे समझो हुआ क्या था कि पहला वाला जो ऑर्डर था दिल्ली हाई कोर्ट का, ये ऑर्डर उसको ओवरटर्न करता है। दिल्ली हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर था, वो ये था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या जीन सीक्वेंसेस जो जेनेटिक ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ये पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन इसने कहा है तो मतलब इस प्रोसेस के साथ साथ जीन वाले प्रोसेस को भी कर सकते हैं, तो वो भी पेटेंट हो सकते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा।
दूसरा कहता है इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। अब देखो अगर ये बात अगर हम कहें तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है। और तीसरे की बात करें अगर तो प्लांट वैरायटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 पार्ट जे जो इंडिया के पेटेंट एक्ट का है, इसमें क्या है कि पेटेंटेबिलिटी यहाँ पे एक्सक्लूड है प्लांट और एनिमल की इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ अदर दैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इंक्लूडिंग सीड्स वैरायटीज स्पीशीज, असेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है ना प्रोडक्शन का या प्रोपोगेशन का प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो ये यहाँ पे ये एक्सक्लूड करा गया है पेटेंटेबिलिटी से। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज 3 ओनली। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, पहले स्टेटमेंट समझो क्या है। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the government of India to what? To number 1, state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it sought. दूसरा, lay down the standard for emission or discharge of environmental pollutants from various sources. तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है, पढ़ने में ही लग रहा होगा, तो आप बी ओनली टिक कर दो। पहला वाला गलत इसलिए है क्योंकि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसके अंदर कोई प्रोविजन पब्लिक पार्टिसिपेशन की तो है ही नहीं, समझे। मतलब सेक्शन 3 जो एक्ट का है वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को, ये कुछ कहानी है इसकी। उसके बाद यहाँ पे 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कि भाई एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताओ भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है वेस्ट जनरेटर हैज टू बी सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक, पहली बात क्या 5 कैटेगरीज में करना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। तो जहां पे ओनली देखो वहां पे तो ऐसे ही गड़बड़ा जाओ आप, समझे। और तीसरा कहता है रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। देखिए बिल्कुल सही बात है, ठीक है, स्टेटमेंट सी जो है वो करेक्ट है। चौथा पढ़ लेते हैं, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अदर डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ से बात आ गई, मान लो अगर वेस्ट जनरेट हुआ कहीं, चाहते हैं हम उसको डंप वगैरह करना तो क्यों नहीं करेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। देखिए जो शेड्यूल 1 है इस एक्ट का, इसमें पूरी डिटेल प्रोविजन दी गई है कि आपको लैंडफिल जो साइट्स हैं उनको कैसे कैसे सेलेक्ट करना है, उसके सिलेक्शन को लेके। और नए रूल्स के हिसाब से जो लैंडफिल साइट्स हैं वो 100 मीटर दूर होनी चाहिए रिवर से, 200 मीटर दूर होनी चाहिए किसी भी पॉन्ड से मतलब तालाब से, 500 और 200 मीटर दूर हो हाईवेज, हैबिटेशन, पब्लिक पार्क्स, वाटर सप्लाई, वेल्स वगैरह से, और 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए किसी एयरपोर्ट या एयर बेस से। और जो लैंड फिल का कंस्ट्रक्शन होगा हिल्स के ऊपर, इसे अवॉइड करना चाहिए। जो लैंड है कंस्ट्रक्शन के लिए, सैनिटरी लैंडफिल्स के लिए हिली एरियाज में, इसे पता लगाया जाएगा, आइडेंटिफाई करा जाएगा प्लेन एरियाज में विद इन 25 किलोमीटर्स। हालांकि जो ट्रांसफर स्टेशन और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं ये हो सकती हैं कि ये हिली एरियाज में ऑपरेशनल हो जाए। तो ये कुछ कहानी इसकी। अब बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018। चलो बताओ, पहला, इफ रूल्स फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड, अगर रूल्स जो है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये आसान बन जाएगा फर्म्स और कंपनीज के लिए टू ले ऑफ वर्कर्स। और दूसरा अगर हम बात करें तो नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्परेरी वर्कमैन। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल दोनों ही सही बातें हैं, एकदम सही। देखिए जो सरकार है इसने एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट सारे सेक्टर्स के लिए नोटिफाई करा है
थ्रू एन अमेंडमेंट टू द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल रूल्स 1946। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग रूल्स सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स जो 2018 के आए उसके हिसाब से कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन एक ऐसा वर्कमैन है जो कि काम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, लिखित में, और उसी फिक्स पीरियड के लिए, सपोज 1 साल के लिए है तो 1 साल ही के लिए वो काम करेगा। और नो वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ contract or employment or its expiry shall be entitled to any notice or paying lieu thereof if its services are terminated। ठीक है, अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है तो किसी भी वक्त तो निकाल सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं। इसलिए जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है वो सारे सेक्टर्स के लिए ये अगर होगा तो ये इजी हो जाएगा कंपनीज के लिए कि वो हायर और फायर कर सकती हैं वर्कर्स को, अलॉन्ग विद रिड्यूसिंग द रोल ऑफ मिडिलमैन, बिचौलियों का रोल हट जाएगा। ठीक, और दूसरी बात तो सही है ये, नो नोटिस फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्परेरी वर्कमैन, चाहे वो मंथली रेटेड हो, वीकली रेटेड हो, या पीस रेटेड हो, या प्रोबेशनर्स हो, या बदली वर्कमैन हो, किसी के लिए। तो ये कुछ बात है। उसके बाद 41st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके, आगे भाई, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला क्या स्टेटमेंट है, इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ simulated environment is created and a physical world is completely shut down। ठीक, पहला बात तो ये कह रहा है कि AR जानते हैं ना, AR और VR, विजुअल रियलिटी, हाँ, यही वाला सवाल था। तो क्या AR में एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया जाता है और फिजिकल वर्ल्ड पूरी तरह से शट आउट हो जाता है। दूसरी बात अगर हम करें, वर्चुअल रियलिटी में इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स। क्या ये बात सही है? तीसरी बात देखिए, तो AR अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और PC। ठीक है, ये बात तो कुछ बनाती है ना, सही बनाती है ना, यही होता है AR। और VR क्लोजेस द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट्स एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्शन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब आप अपनी आंखों में आपने देखा होगा कि वो पहन लेते हैं ना, जिसके थ्रू आप ये VR एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये आप उससे रिलेट कर सकते हो। और एक बच्चे कंफ्यूज कुछ हो सकते थे क्योंकि 4 ओनली का भी ऑप्शन था, लेकिन ऑप्शन जो है वो 3 और 4 सही है, इसलिए B इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे 42nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, हाँ काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, कहता है कि द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन इन मीडियाज रेफरेंस टू। ठीक है, क्या है ये? तो ये जो है, ये जो डेनिसोवन है, ये अर्ली ह्यूमन स्पीशीज के लिए कहा जाता है। डेनिसोवंस या डेनिसोवा होमिनियंस जो है, ये एक्सटेंट स्पीशीज है या सब स्पीशीज है आर्कई ह्यूमंस के इन द जीनस होमो। तो ये है कुछ इसका एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट बताना है, रिसेंट डेवलपमेंट साइंस में हुआ है उसके रेफरेंस में। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ DNA टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो क्या ये बात जो है वो नॉट करेक्ट है? ये समझिएगा कहना क्या चाह रहा है, पहले एक सवाल से समझ लीजिए कि विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट नहीं पूछ रहा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो ये बात जो है यही एक आंसर है, लेकिन बाकी भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरा कहता है कि पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब ये तो नॉट करेक्ट है नहीं, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके तीसरा अगर हम देख लें तो 1 सेकेंड, तीसरा कहता है कि पीस ऑफ DNA टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन द लेबोरेटरी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। बिल्कुल सही बात है।
अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन ये समझ लीजिए कि जो स्टेटमेंट पहला वाला था ना, वो कह रहा था कि फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब यहाँ फंक्शनल जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो, ये काफ़ी मुश्किल होता है इस चीज़ को कि हम किस तरीके से इसको हम पाएंगे, क्योंकि किसी डीएनए को क्रिएट करना एक अलग बात है, एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को क्रिएट करना एक अलग की बात है, और यहाँ पे ये अलग की बात है कि टू मेक इट फंक्शनल, इसलिए ये जहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। खैर चलो भाई, यहाँ पे बढ़ते हैं हम, एक सेकेंड पहले इरेज कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो अब 44 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी एक थोड़ा सा ये ट्विस्ट है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने आंसर दिए हैं वो अलग हैं, और यूपीएससी ने जो अपना आंसर निकाला है वो अलग है। आइए डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ डिजिटल सिग्नेचर, अ डिजिटल सिग्नेचर इज, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड that identifies the certifying authority using it। ठीक। तीसरा दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर और इंटरनेट। ये कुछ नहीं होता है, आईडी प्रूफ नहीं लग सकता। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि भाई आप देखते नहीं हो फाइल को, आप ऐसे डिजिटली जो है साइन कर देते हो, अपना साइन कर देते हो स्क्रीन पे, या अपलोड कर दिया, समझे, अपना जो है सिग्नेचर, तो वो होता है डिजिटल सिग्नेचर। तो ये तो बिल्कुल नहीं, आईडी प्रूफ पे थोड़ा काम करेगा। और तीसरा, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज। बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको बताया वही तो चीज कह रहा है, इसलिए सी ओनली करेक्ट है। अब पहला वाला देखो, कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या करा था कि 2 और 3 दोनों को यहाँ पे करेक्ट कर दिया था, लेकिन 2 वाला तो थोड़ी ना हो सकता है करेक्ट, क्योंकि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का थोड़ी ना प्रूफ है, आईडी का प्रूफ तो कुछ और चीजें लगती हैं, इसलिए यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, दैट इज ओनली 3। नाउ come to the next question, which says in the context of wearable technology which one of the following tasks are accomplished by wearable devices। चलो भाई, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, क्या जो है लोकेशन आइडेंटिफिकेशन हो सकता है किसी पर्सन का? बिल्कुल हो सकता है भैया, इतने सारे गियर बैंड्स आते हैं, इतने सारे जो है वो नेक बैंड्स आते हैं, इतने सारे चीज़ें होती हैं जिससे आप जो है लोकेशन किसी पर्सन की ट्रेस कर सकते हो। उसके स्लीप मॉनिटरिंग, बिल्कुल, वो जो आपका रिस्ट बैंड्स आते हैं उसमें तो स्लीप मॉनिटरिंग होती है, कितने घंटे सोए आप, क्या हुआ। और तीसरा, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, हाँ हाँ, जो है जो नहीं सुन सकते हैं, दिक्कत है उनको, तो हाँ बिल्कुल भी उनको भी असिस्ट कर सकता है ऐसे डिवाइसेस, तो भाई पहन सकते हो ना, कान वाला पहनते हो, तो ठीक है, तो ये डी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज 1 2 एंड 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आरएनए इंटरफेरेंस। भैया इस बार तो आरएनए आई वगैरह जो है, ठीक है, वो सब तो बहुत सोच के चलिएगा, इस बार तो और ही कोरोना वोरोना आ गया, तो अब ये इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। तो आरएनए आई टेक्नोलॉजी कैन गेन पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, वाई, क्यों ऐसा हुआ कि आरएनए इंटरफेरेंस ने बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करी है? समझते हैं क्यों। पहला, इट इज़ यूज इन डेवलपिंग जीन्स साइलेंसिंग थेरेपीज, हाँ इसलिए ये एक वजह हो सकती है, तो पहला सही लगता है मुझे। दूसरा बात करें तो इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हाँ बिल्कुल, और क्या, तभी तो ऐसा हो सकता है, कैंसर की थेरेपीज के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि और पॉपुलैरिटी पा रही है। तीसरा कहता है कि इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट का आरएनए से क्या मतलब? ठीक, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंस टू वायरल पैथोजेंस, हाँ बिल्कुल, वायरल पैथोजन से जो रेजिस्टेंस है ऐसे क्रॉप प्लांट लाने को ये मदद कर सकता है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन जो है ए है वो सही है। अब 3 इसलिए गलत है कि स्टेटमेंट 3 एब्सर्ट है, बाकी सारा तो सारा कुछ सही लगता ही है। ठीक है, तो ये सवाल कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, अगर आपने थोड़ा भी साइंस एंड टेक का पढ़ा है या थोड़ा भी अपनी एनसीईआरटीज पढ़ी है तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। भैया क्या देखा साइंटिस्ट ने, क्या ऑब्जर्व करा इसका मर्जर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्या रही सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस इस ऑब्जर्वेशन की? तो देखो भाई, पहला कहता है हिग्स बोसन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड, क्या ये डिटेक्ट हुए? दूसरा, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। भैया देखो, ब्लैक होल्स की बात हो रही है तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुछ चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो
न्यूज़ में रहते हैं और हमारी डिस्कवरीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर तो बी है, लेकिन बाकी हम पढ़ लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वर्म होल वॉज कन्फर्म्ड, ये कुछ कन्फर्म वन्फर्म ऐसा कुछ नहीं है। और इट इनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी, नहीं, सिर्फ बी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। जस्टिफिकेशन ये है कि दो ब्लैक होल रिसेंटली जो है वो कोलाइड हुए थे, बनाने के लिए एक बड़ा बिगेस्ट ब्लैक होल मर्जर आज तक का डिटेक्ट हुआ है, मतलब 80 गुना ज्यादा है सन से। तो समझ रहे हो कितना बड़ा हो गया। ओ बाबा रे बाबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि which one of the following are the reasons for the occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens in India? जो microbial pathogens हैं उनका क्या वजह है जो कई सारे ड्रग्स से जो है रेजिस्ट कर लेते हैं खुद को। पैथोजन में सब कुछ आता है, ठीक है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया। तो देखो पहला पढ़ते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से क्या मतलब है, उससे क्या लेना देना, ठीक है, वो उनका अपना अलग मामला चल रहा है, उससे क्या लेना देना। तो ये यहाँ पे गलत समझ लो। दूसरा देखो, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीजेस, ये सेकंड वाला तो बिल्कुल आप एकदम आंख बंद करके सही कर दो। क्योंकि देखो मान लो एक गोली खाने के लिए बोला गया है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक की बजाय दो दो गोलियां खाए पड़े हैं, तीन तीन गोलियां खाए पड़े हैं। तो बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी है ना, जो भी है वायरस वगैरह, तो उसको असर पड़ना बंद हो जाएगा। इस चीज को ऐसे समझो, आप हैं, आपकी किसी अपने जानने वाले से होती है लड़ाई। अब एक बार लड़ाई हुई तो आप बड़ा रोए, बड़ा परेशान हुए, बड़ा उदास हुए। अब जब लड़ाइयाँ रोज का बाल्ट बन गई तो अब आपने कहा अरे हटो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। इसलिए यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही बात है, यही एक वजह मतलब ये वजह हो सकती है कि पैथोजन जो है खुद को रेजिस्ट कर लेता है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है ही। और चौथा थोड़ा सा एब्सर्ड स्टेटमेंट था पहले, तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको सही माना था। लेकिन कई सारे अगर क्रॉनिक डिजीजेस है, किसी लोगों के कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या ये एक वजह है कि वो खुद को ड्रग रेजिस्टेंट बना लेता है? तो ये एक वजह नहीं है, ये वजह नहीं है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बी जो है वो करेक्ट आंसर यूपीएससी ने इसको निकाला है। अब बढ़ेंगे 49th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, बहुत जल्दी नीचे चला गया बेचारा क्वेश्चन। अब कहता है कि व्हाट इज C9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज। देखो भाई, अभी भी हमने C9 प्रोटीन के बारे में बताया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो देखो भाई, कैस्पर आ जाओ, अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। बहुत ही इजी और बहुत ही साफ सुथरा सवाल, अगर ये किसी को आता होगा तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई होगी, ठीक है। इसका पूरा अगर आपने साइंस एंड टेक का अभी PT 365 देखा है तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन वहाँ पे करा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है किस तरह से ये सीजर्स का काम हो रहा है ना, जीन वगैरह को एडिट करने में। ओके, 50th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। देखो भाई, पहला कहता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। हेपेटाइटिस बी जो है वो HIV की तरह ही जो है वो थोड़ा होता है, ट्रांसमिट होता है। तो ये सही है, करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं है, करेक्ट। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस C डज नॉट हैव वैक्सीन। नहीं, ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए जो है वो वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस C के लिए वैक्सीन नहीं है, समझे। तो हेपेटाइटिस बी हैज अ वैक्सीन दैट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल इन्फेंट्स एट बर्थ एंड फॉर चिल्ड्रन अप टू 18। इट इज नॉट रिकमेंडेड एट अडल्ट्स इन हाई रिस्क ग्रुप्स बी वैक्सीनेटेड। तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे के दोनों भी थोड़ा समझ लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड C वायरस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। बिल्कुल सही है ये तो। अब आप ऐसे भी अंदाजा लगाओगे तो आप समझ जाओगे। और कुछ लोग जो इन्फेक्ट होते हैं B और C वायरस से, वो सालों तक सिम्टम्स नहीं दिखाते, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए B जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अब 51st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू मुगल्स, यहाँ पे मुगल इंडिया की बात हो गई भाई, मुगल इंडिया, व्हाट इज और आर द डिफरेंस या डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। क्या डिफरेंस है जागीरदार और जमींदार के बीच में। तो देखो भाई, पढ़ते हैं क्या डिफरेंस था क्या नहीं था। जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ द लैंड
assignment in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। ऐसा थोड़ी ना है ऐसा थोड़ी ना है, तो गलत है, क्योंकि जागीरदार जो थे वो किंग के ऑफिशियल थे, जिनको लैंड गिफ्ट करते थे किंग, समझे। इनकी रैंक जो है मनसब होल्डर की होती थी, और ये राजा देता था इनको, जिनको कहते थे कॉल्ड मनसबदार। और इनको नॉन हेरिटेबल लैंड का एरिया मिलता था, इनकी जितना भी फी अमाउंट होता है इतना जागीर के बदले इनको लैंड का एरिया मिलता था, और ये जागीर टेम्परेरी कैरेक्टर की होती थी, और जागीरदार सिर्फ और सिर्फ अपना राइट क्लेम कर सकते थे, इंजॉय कर सकते थे रेवेन्यू जो इस लैंड से कलेक्ट होता था उससे, समझे। तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाता है। और दूसरा देखो, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार व हेरिडेटरी, वो तो मैंने बताया हेरिडेटरी नहीं होता था लैंड असाइनमेंट, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे नीदर के ऑप्शन को आप साफ साफ टिक कर दोगे। चलो भाई 52nd की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताओ भाई। पहला कह रहा है द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स, तो ये तो अगर हम कहें तो गलत है, फैमिली होल्डिंग थोड़ी, इंडिविजुअल होल्डिंग क्यों नहीं हो सकता। दूसरा अगर बात करें तो मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स और प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस, बिल्कुल सही बात है, आप आंख बंद करके इसको सही कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। और तीसरा अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई मतलब ये एप्लीकेबल था, दोनों ही के लिए एप्लीकेबल था। अगर यहाँ पे बात करें, पहला वाला तो ये है कि इंडिविजुअल के लिए भी, फैमिली के लिए भी, और सी वाला ये है कि दिस वाज ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स की वजह से ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, कैश क्रॉप वाला जो सीन हुआ था। और आखिरी स्टेटमेंट लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जाम्पशंस टू सीलिंग लिमिट, ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि एग्जाम्पशंस हुई थी, मिली थी। एग्जाम्पशन तो हर जगह देनी पड़ती है देश के अंदर, हमारे सब लोग एक जैसे तो है नहीं। उसके बाद द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय दी, कौन पब्लिश करता है इसे, इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रिपोर्ट्स वगैरह बहुत जरूरी है आपको यहाँ पे समझना, क्योंकि अक्सर रिपोर्ट्स के सवाल जरूर आते हैं। उसके बाद ये सवाल जिसने पेपर दिया होगा उसे बड़ा अच्छा लगा होगा, किसी ने अगर सही से पढ़ी है स्पेक्ट्रम तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखो, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद द चाइना, बिल्कुल सही, ऐसा हुआ था, पढ़ा होगा तो ऐसा समझ में आएगा, हुआ था। और दूसरा क्या था, इट असर्टेड द सोवेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। 1813 के बाद क्या है कि यहाँ पे इज असर्टेड द सोवेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, हाँ बिल्कुल। और तीसरा कहता है कि द रेवेन्यू ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, आइए हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो अभी फिलहाल 1 और 2 यहाँ पे हमें सही लगे, और हमने आंसर जो मार्क करा वो मार्क करा ए, मतलब 1 एंड 2। अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, कंपनी की जो कमर्शियल मोनोपोली थी उसे खत्म कर दिया गया था इस एक्ट के लाते ही, और एक्सेप्शन ये था कि टी और ओपियम ट्रेड यहाँ पे चाइना के साथ होता रहेगा। तो इससे जो है, जो ब्रिटिश की पावर की ग्रोथ थी इंडिया के अंदर और बढ़ी, और एक्ट ने पूरी तरीके से असर्ट करा क्राउन की सोवेनिटी ब्रिटिश इंडिया के ऊपर। इसने करीब जो है, इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, 1 लाख रुपीज जो है अलॉट करे गए, ताकि एजुकेशन को प्रमोट करा जा सके इंडियंस के बीच में, और ये जो है इनको अलाउ करा गया टू ओपन एनी वेयर एनी टाइम, समझे। और दिस एक्ट परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज, इसी एक्ट से जो क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रोपोगंडा आया था कि आइए और यहाँ पे प्रोपोगेट करिए इंग्लिश को, और अपना रिलीजन, मतलब ये क्रिश्चियन रिलीजन अपना यहाँ पे आके फैलाइए। तो ये कुछ कहानी थी इस एक्ट की। उसके बाद नीचे आते हैं और 55th क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है समझो भाई। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिशन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। दूसरा, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इन दोनों में क्या सही है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू दी 56th, दैट सेज, यहाँ देखो मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ लीडर की बात करेंगे। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की अगर हम बात करें तो क्या उसके महात्मा गांधी जी थे, हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, ठीक है। बहुत ही साफ सुथरा सवाल है, मतलब हरिसेवक संघ ये जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, महात्मा गांधी जी ने 1932 में से फाउंड किया था, ताकि अनटचेबिलिटी को हटाया जा सके, ठीक है। और हरिजन और दलित लोगों के लिए काम कर रहे थे, ताकि शेड्यूल कास्ट को इंडिया के अंदर अपलिफ्ट करा जा सके, बड़ी बुरी हालत थी। दूसरा बात करें तो ऑल इंडिया किसान सभा की क्या स्वामी
आपका सच्चिदानंद सरस्वती थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल यही थे, क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा जो सारी की ऑल इंडिया पीजेंट्स यूनियन है ना, इसे अखिल भारतीय किसान सभा भी कहते हैं। तो ये पीजेंट्स के नाम पे थी और इसे 1936 में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने ही फाउंड किया था। अच्छा, तीसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो क्या ईवी रामस्वामी नायकर ने इसे किया था? बिल्कुल सही है, इन्होंने ही किया था। इन 1925 में इन्होंने फाउंड किया था एस रामनाथन ने, और जिन्होंने ईवी रामस्वामी को यहाँ पे इनवाइट किया था, और ताकि आइए आप हेड करिए इस मूवमेंट को तमिलनाडु में अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। तो ये इसके लीडर थे, हेड किया था इन्होंने, लीडर रहे थे। तो इसलिए डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर? नाउ कम टू दी 57th क्वेश्चन। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? देखिए हड़प्पा बहुत हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, और जो है इसलिए हमें जाना बहुत जरूरी है इसके बारे में। चन्हू दारू, कोतदीजी, सोहगोरा या देसलपुर? तो ये सोहगोरा करेक्ट आंसर है। और सोहगोरा जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये इंडियन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन लिखा गया है प्रकृति में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और इसे सोहगोरा एक गांव पड़ता है राप्ती रिवर के बैंक पे, करीब 20 किलोमीटर ये आपका साउथ ईस्ट में पड़ेगा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो ये एक हड़प्पन साइट नहीं है। ये आपको मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना, तो इसमें ये आपको मिलेगा सब कुछ सही से। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इन रनियो अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका? तो ये बता दो भैया ये किसमें है। यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है ए, मतलब आपका कंगना हली। ये देखो समझो, जब खुदाई हुई आपकी 2000 से 2002 के बीच में आपका कंगना हली में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो खुदाई में मिला, इसमें आपका स्टोन स्कल्पचर था, जो स्लैब स्टोन स्कल्पचर का एक स्लैब था, जिसमें आपका नाम लिखा था रया अशोका। और ये पहली दफा ऐसा था कि पोर्ट्रेट अशोका की, उसके आसपास जो फीमेल अटेंडेंट्स थी, क्वींस थी, और ये जमीन से निकाला गया था फ्रॉम द रूइंड बुद्धिस्ट स्तूपा के अंदर से निकला था, ये समझ लो। तो ये आप समझ गए, किंग अशोका का नाम इसमें देखने को मिला। आओ और आगे आते हैं, 59th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59th क्वेश्चन कहता है कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा। दूसरा आपका थ्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, और उस तीसरा इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये तीनों ही सही है, क्योंकि ये कहता है कि भाई बताओ कि इसमें से कौन सा फीचर है महायाना बुद्धिज्म का। तो महायाना बुद्धिज्म के तीनों ही फीचर हैं, डीफिकेशन ऑफ बुद्धा भी है, और थ्रेडिंग ऑफ पाथ ऑफ बोधिसत्व भी है, और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स भी है, तीनों ही सही है। क्लियर? उसके बाद 60th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60th क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर, मतलब विष्टि जिसे बोलते थे इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या सही है फोर्स लेबर के लिए? पढ़ो। पहला कहता है इट वॉज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। जिसने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी वो कह देगा, पहले में ही करेक्ट लगा देगा, कह देगा बहुत सही। ठीक है? और आपका ये किताब है बाय उपिंदर सिंह, फेवरेट है यूपीएससी की, उसमें से ही जो है ये सवाल साफ साफ आ गया है। तो ये ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 61st क्वेश्चन की हम बात करें हैं, तो 61st क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वर वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड? बताओ भाई, ये कौन सा ग्रुप है प्लांट्स का जिसे डोमेस्टिकेट करा गया है आज के वर्ल्ड में एंड इंट्रोड्यूस इनटू अ ओल्ड वर्ल्ड? आप समझो यहाँ पे देखो आंसर क्या है। पहला है टोबैको कोको एंड रबर, दूसरा है टोबैको कॉटन एंड रबर, तीसरा है कॉटन कॉफी एंड शुगर केन, और चौथा है रबर कॉफी एंड व्हीट। तो करेक्ट आंसर है ए, टोबैको कोको एंड रबर। अब समझो, तो कोलंबियन एक्सचेंज, जिसे हम लोग कोलंबियन इंटर एक्सचेंज कहते हैं, नेम्ड फॉर क्रिस्टोफर कोलंबस, ये एक बहुत वाइड स्प्रेड ट्रांसफर है प्लांट्स का, एनिमल्स का, कल्चर का, ह्यूमंस का, पॉपुलेशन का, टेक्नोलॉजी का, डिजीज का, आइडियाज का बिटवीन द अमेरिकन्स, वेस्ट अफ्रीका और ओल्ड वर्ल्ड, जो कि आपका 15-16 सेंचुरीज का था। तो ये यूरोपियन कोलोनाइजेशन से भी रिलेट करता है और
ट्रेड फॉलोइंग क्रिस्टोफर्स कोलंबस जो 1492 के वॉयज के अंदर था, तो इसको ये फॉलो करता है। इन्वेसिव स्पीशीज जैसे आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये भी बाय प्रोडक्ट हैं इस एक्सचेंज के। तो ये कुछ कहानी है और इसमें टोबैको, कॉटन एंड रबर आता है। उसके बाद 62nd क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भाई स्टेटमेंट क्या है, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है, नेचुरली इंडिया के अंदर ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, एशियाटिक लायन की जो रेंज है ना, रेस्ट्रिक्टेड है गिर नेशनल पार्क में, और जो आपका इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात है यहीं पे ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। डबल हम्ड जो ये कैमल है ये बड़ा है, मतलब आपको नेटिव मिलेगा सेंट्रल एशिया से। और तीसरा देखिए, वन हॉर्न डायनासोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ऐसा नहीं है। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन सिर्फ इंडियन मतलब देखिए नेटिव इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। समझो, ये वन हॉर्न जो राइनोसोरस है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। समझे? तो ये एक कहानी है, तो ये भी यहाँ है। तो सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट इज वन ओनली। ओके, अब 63rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फेमस प्लेस और रिवर बतानी है। तो देखो भाई, पहला है पनढरपुर, यहाँ पे रिवर कौन सी है, चंद्रभागा, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा क्या आता है, तिरुचिरापल्ली, वहां पे कावेरी है। अरे तो बिल्कुल ही सही है ना, ये तो अगर मैप पढ़ा है, मैप करा है। तो अब हम्पी में अगर हम देखें तो क्या मालाप्रभा है, तो ये गलत है। ये तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल कर्नाटका में, तो ये यहाँ पे गलत है। तो 1 और 2 मतलब यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। In the given year in India, official poverty lines are higher in some states than in other. क्यों? क्यों? क्योंकि पॉवर्टी स्टेट्स वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये रीजन है। या प्राइस लेवल वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये वजह है। प्राइस लेवल वैरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, यही वजह है कि कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी ज्यादा है और कुछ स्टेट्स में उतनी नहीं है। तो तीसरा अगर बात करें तो ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इससे कोई मतलब नहीं है। और क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 65th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, वन सेकेंड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ cirrus cloud thinning techniques and the injection of sulfate aerosol into the stratosphere। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो एक एक पढ़ लेते हैं। पहले सवाल समझ लीजिए क्या कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से देखिए तो किसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप सिरस क्लाउड का यूज कर लो, सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक का यूज कर लो, और यहाँ पे आप जो सल्फेट है, सल्फेट एरोसोल है, उसे यहाँ पे इंजेक्ट कर दो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जो हमारी सेकेंड लेयर हो गई। ठीक, तो अब यहाँ पे समझो, पहला क्या कहते हैं, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन्स इन सम रीजन्स, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन्स एरोसोल का यहाँ पे नहीं है। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इससे भी कोई मतलब नहीं है। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत फेमस मतलब हमको डी से है, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो एरोसोल का यही तो है कि हम यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जो स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फेट एरोसोल होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, है ना। और जो सिरस क्लाउड्स हैं वो हाई कोल्ड आइज हैं, दैट लाइक अदर क्लाउड्स बोथ रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड एब्जॉर्ब वार्मिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। हालांकि ये अलग होते हैं दूसरे तरह के क्लाउड से, इन दैट ऑन एवरेज इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन आउटवेट सनलाइट रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेट वार्मिंग इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर। इसलिए थिनिंग या रिमूविंग, थिन करना या रिमूव करना इन सारे क्लाउड्स को, इससे हीट ट्रैपिंग कम हो जाएगी, उनकी कैपेसिटी, अब वो ज़्यादा हीट नहीं ट्रैप कर पाएंगे और उससे कूलिंग इफेक्ट आएगा, मतलब ठंडा होगा अर्थ का क्लाइमेट। तो ये कुछ कहानी होती है। तो खैर, एरोसोल को समझ के वैसे ही तो डी पे आंसर कर सकते थे आप लोग। चलो 66 की बात करते हैं। 66 कहता है, सवाल बोलता है कि भाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। बताओ भाई, पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन किस में, किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे होता है। तो पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स और वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है ये। देखो,
इंसिनरेशन की तरह जो पेरोलिसिस है, गैसिफिकेशन है और प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज हैं, ये भी एक थर्मल प्रोसेस है, हीट वाला, ठीक है, जिसमें हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं और इससे वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। मेन डिफरेंस ये होता है कि ये ऑक्सीजन कम यूज करते हैं, पुराने जो बड़े बड़े मास बर्न इंसिनरेशन होता था ना प्रोसेस, उससे कम ये ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ये कुछ कहानी है इसकी। उसके बाद 67 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमेला बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ आंख बंद करके कर दीजिएगा सवाल, पहला ही पढ़ लो, नयर पेरपरा एंड शेन दुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कालाकड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व, यही है आंसर। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगर आपने नेचुरल भाई जितना भी पार्क्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सही से पढ़ा होगा, तो आप इस सवाल का जवाब फट से देकर आ गए होंगे। उसके बाद 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स। बिल्कुल होती हैं, टर्टल्स की कुछ स्पीशीज हर्बीवोर्स होती हैं। कुछ स्पीशीज फिश की हर्बीवोर्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और सम स्पीशीज ऑफ मेरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। तो क्या ये होता है? सोचो 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 सोचो, बिल्कुल होता है। अब आप कहोगे कि स्नेक्स जो है वो रेप्टाइल्स होते हैं, ज्यादातर स्पीशीज स्नेक की जो है वो जनरल रूल्स रेप्टेलियन रिप्रोडक्शन का ही फॉलो करती है। मतलब यहाँ पे जो माँ होगी, सांप की माँ होगी, वो क्लच ऑफ एग्स को जो है वो यहाँ पे जो है ले करेगी और उसके बाद हैच करेगी इनटू बेबी स्नेक्स, और ऐसे स्नेक्स को बोलते हैं ओविपेर्स, ठीक है, ओविपेर्स। अब कुछ एक्सेप्शनल स्पीशीज भी होती हैं स्नेक्स की जो अपना ये जनरल रूल फॉलो नहीं करते, और इनको कहते हैं विविपेरस। और ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली जो है बर्थ देते हैं लाइव यंग को। दोनों ही ओविपेर्स या विविपेरस स्नेक्स जो है इनके पास यूट्री होता है या वोम होता है। हालांकि सिर्फ विविपेरस स्नेक जो हैं ये प्लासेंटल अटैचमेंट फॉर्म करते हैं। जैसे बच्चा निकलता है ना ह्यूमंस के, तो प्लासेंटा निकलता है ना साथ में, तो ऐसा कुछ स्नेक्स के साथ भी होता है। इनका जो यूट्री होता है और डेवलपिंग बिटवीन यूट्री एंड डेवलपिंग फीटसेस, तो इसमें ये एक प्लासेंटल अटैचमेंट इनके होता है। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी रेयर बात है, जो पढ़ लिख रखा है उसी को भी पता होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है भाई कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है और यहाँ पे नेचुरली फाउंड इन है कि ये कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आपको। तो पहला, अगर हम ब्लू फिंड माशीर की बात करें तो क्या वो कावेरी रिवर में मिलती है हमें देखने को? बिल्कुल सही है। इरावदी डॉल्फिन की बात करें तो क्या ये चंबल रिवर में देखने को मिलती है हमको? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डॉल्फिन जो है वो कोस्टल एरिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया के हैं। और आपके जो है 3 रिवर्स, एक एरयारवदी म्यांमार में है, और एक महाकाम जो कि इंडोनेशियन बॉर्नियो में है, और मेकोंग यहाँ देखने को मिलती है, चंबल रिवर में नहीं मिलती। और तीसरा, रस्टी स्पॉटेड कैट, क्या वो ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है? तो जी हाँ, वो बिल्कुल ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये कुछ कहानी है इसकी, इसलिए अगर 1 और 3 को अगर हम सही मानते हैं तो हम सी ऑप्शन को यहाँ पे सही मान लेंगे, जो कि 1 और 3 कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 70, जो कहता है व्हाई देयर इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। क्यों भाई माइक्रोबीड्स को लेके क्यों आखिरकार कंसर्न है ना, जो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले माइक्रोबीड्स क्या होते हैं ये समझते हैं। देखो ये जो है ये मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जो लेस देन 1 मिलीमीटर के हैं अपने लार्जेस्ट डायमेंशन में, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये जो है बने होते हैं पॉलीथाइलीन से, बट कैन बी ऑफ अदर पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक, जैसे कि आपका पॉली प्रोपेलाइन से या पॉलीस्टाइरीन से भी बने होते हैं। और इनको यूज करा जाता है इन एक्सफोलिएटिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या टूथपेस्ट्स या आपका बायोमेडिकल एंड हेल्थ साइंस रिसर्च में, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं सही बताएं तो, समझे। तो इनसे होता क्या है, इनसे प्लास्टिक आपका पार्टिकल वाटर पोल्यूशन होता है, और ये इन्वायरमेंट हजार्ड है आपका एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी, फ्रेश वाटर में, ओशन वाटर में, समझे। तो इसलिए इसका जो सबसे पहले ही आंसर लिख लो, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। स्किन कैंसर बच्चों में इससे मतलब नहीं है, स्मॉल इनफ है ये, है ना, क्रॉप प्लांट्स के उसमें इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ही आस पास के ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, अगर क्लियरली थोड़ा सा भी पता होगा तो आप मार्क कर लोगे ये, क्योंकि आखिरी दिया हुआ है दे आर ऑफन फाउंड इन यूज एंड फूड एडल्ट्रेंट्स, तो ये सब नहीं है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी पता है तो आप बड़ी आसानी से इस
आंसर को दे सकते थे उस समय। उसके बाद 71st क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, किसके किंगडम में ये देखने को मिलता था? तो डी है विजयनगरा। कल्याण मंडप ये हॉल्स थे जो मैरिज मतलब शादियों के लिए, दूसरे सेरेमनीज के लिए यूज करते थे विजयनगर एम्पायर में। ठीक। 72nd क्वेश्चन की बात करी जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज ऑल्सो नोन एज अमिल। क्या उसको अमिल भी कहते थे? बिल्कुल कहते थे, बिल्कुल कहते थे। अगर आपने आपका मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने उसके अंदर ये चीज देखी होगी, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था वहां पे। और दूसरा, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एशियन इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल ऐसा नहीं था। एम्पायर को डिवाइड करा गया था, जिसे कहते थे मतलब देखो, एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और उन्हें बोलते थे इक्ताज, जिन्हें हकीम, फौजदार या मोमिन जो है वो हेड करते थे। और ये भी डिवाइड करा गया था इनटू सरकार्स मतलब डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंसेस को भी डिस्ट्रिक्ट में। जिसे यहाँ पे दो ऑफिशियल मैन करते थे, एक था शिकदार ए शिकदरन, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए था, और एक था मुंसिफ ए मुंसिफान, ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए था। और जो जागीर थे मुगल पीरियड के, वो सेम ऐसे ही थे, सिमिलर थे इक्ता जो दिल्ली सल्तनत में होते थे उससे। तो इक्ता कोई इंडिजीनियस नहीं था, ये बात याद रखिए। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा देखें, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल नहीं। देखो भाई, मेरी जो मीर बख्शी थे हेडेड मिलिट्री डिपार्टमेंट, मीर बख्शी जो है वो हेड करते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट को, नोबिलिटी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, अकबर की रेन के टाइम से। ठीक है, तो वहां पहले के जाने का कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे तो खलजी की बात कर दी गई है, दिल्ली सल्तनत की बात करी गई है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज ओनली 1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 73rd, which is सेंट निम्बारका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। क्या ऐसा था? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि मतलब जिस समय अकबर जी रहे थे, क्या इस समय ये भी जी रहे थे, मतलब साथ वाले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हिंदू फिलोसफर थे निम्बारका जी, और कमेंटेटर थे जिन्हें जाना जाता है क्योंकि उन्होंने वैष्णव डॉक्ट्रिन ऑफ भेद भेदा, देवता देवता, ड्युअलिटी इन यूनिटी को प्रोपोगेट करा था। और वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से इनका जन्म जो है वो 3096 बीसी में हुआ था। बट मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्च प्लेसेस हिम इन द 13th और 14th सेंचुरी, है ना, वो कहती है कि 30 या 14th सेंचुरी में हुए थे। तो पहला वाला जो है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, अकबर के टाइम के नहीं थे। और सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। तो ये भी गलत है, क्योंकि शेख अहमद जो सिरहिंदी थे वो संत कबीर है, संत कबीर के बाद पैदा हुए हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो नीदर है करेक्ट आंसर। ठीक, 74th वाले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? देखो भाई, पहला कहता है कि महात्मा गांधी वर इंस्ट्रूमेंटेड इन द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। क्या ये बात सही है? ये चाहते थे ऐसा करना? बिल्कुल चाहते थे। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। अब ये देखो, ये समझ जाएंगे इन्होंने क्योंकि सपोर्ट किया था। क्या कह रहे थे कि हमारे यहाँ राज करते हैं ब्रिटिशर्स, तो भाई हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, ताकि वो जो है वो अगर हम जो है सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो हमारा साथ कैसे देंगे, हमारा फर्ज बनता है, ये है वो है। तो उन्होंने सपोर्ट किया था, तो इसलिए गलत हो जाता है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉर्ड लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इनलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। बिल्कुल सही बात है, जानी मानी चीज है ये। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए 1 और 3 सही है, इसलिए बी जो है वो करेक्ट आंसर अपने आप ही हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 75th, विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट के रेफरेंस में कुछ पेयर्स आप बताइए यहाँ पे। तो पहला है सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के। बिल्कुल थे, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री कई बार पढ़ी है, स्पेक्ट्रम भी कई बार पढ़ी है अगर, तो आप ये समझ लो कि ये सारे सवाल तो आप बिल्कुल मुंह में लगेगा कि बिल्कुल आते हैं। तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। और मैं इसके लिए कोशिश करूंगी कि आखिरी में जो सब कुछ दिया हुआ है उसकी समरी टाइप की, उसके लिए एक अलग आपके लिए बना भी दूं वीडियो, ताकि आप उसको देख देख के समझ जाओ। फिर केसी न्यूजी, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, बिल्कुल थे। पीसी जोशी
जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे? बिल्कुल थे। तो डी है करेक्ट आंसर तीनों ही। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या इसमें से करेक्ट नहीं है? बताओ भाई। तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर? ऐसा नहीं है, यही इनकरेक्ट है, क्योंकि तानसेन का टाइटल उन्हें राजा विक्रमजीत सिंह ऑफ ग्वालियर ने दिया था। और अकबर की बात करें तो अकबर ने तो इनको मियाँ का टाइटल दिया था। ये कहानी है। तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, और ये बिल्कुल सही बात है। और तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रन्स, बिल्कुल सही बात है। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक, नॉट करेक्ट पूछ रहा था, हमने बता दिया। 77th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट्स टू एल्बम्स एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स? बताओ भाई, ये है सी जहांगीर साहब। इन्होंने जो है एम्फेसिस अपनी इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट से शिफ्ट करके एल्बम्स और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे करी थी। मतलब जहांगीर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे यूरोपियन पेंटिंग से, और उनके राज के टाइम पे हुआ क्या कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए इंग्लिश क्राउन के साथ में, और वो गिफ्ट्स वगैरह आने लगी इनको ऑयल पेंटिंग्स के, जिसमें आपका पोर्ट्रेट्स थी किंग क्वीन की। तो इन्होंने कहा कि अरे हम इसकी तरफ अपना दिमाग डाइवर्ट करेंगे, इसी सबसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने ये काम किया। उसके बाद 78th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन? कौन सा नेशनल पार्क है पूरी तरह से एल्पाइन जोन में है? बहुत ही आसानी से आप बता पाओगे, बिल्कुल सही, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। गए हैं आप? उत्तराखंड में है, कभी जाइएगा। अगर मतलब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, और उसके साथ हेमकुंड साहिब की होती है, उसके नीचे आपका वैली ऑफ फ्लावर्स पड़ता है। तो अगर वह जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ओली है, अगर ओली जाते हैं तो भी यहाँ पे जा सकते हैं आप, जोशीमठ से, बड़ा मजेदार है भाई, वो सही लगता है मुझे। चलो भाई, उसके बाद आता है 79th क्वेश्चन, जो कहता है अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप अंडर दी। अटल इनोवेशन मिशन को सेटअप किसके अंदर किया गया है? सी नीति आयोग के अंदर। किसके अंदर? नीति आयोग के अंदर। 80th की बात करते हैं। ऑन 21 जून को सन कैसा होता है? कुछ सवाल बहुत आसान थे इसके अंदर। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट द आर्टिक सर्कल, ए इज द करेक्ट आंसर। जस्टिफिकेशन ये है कि इस हेमिस्फीयर के लिए जो समर सॉलिस्टिस है इज व्हेन सन रीचेस इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्काई एंड इज द डे with longest period of the daylight. At the pole there is continuous daylight around the summer solstice. तो ये कुछ कहानी होती है। उसके बाद 81st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर सॉइल जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। दूसरा, केटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट। केटल जो है वो अमोनिया को रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। और पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट। तो क्या बातें हैं? तो बिल्कुल बातें तीनों ही सही हैं, ऐसा तीनों ही लोग करते हैं। उसके बाद 82nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियर, ईसापुर एंड कंगसबाती? बताओ क्या कॉमन है तीनों में? कॉमन ये है कि ये सारे के सारे वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 83rd की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी मतलब HCNG एज फ्यूल फॉर बसेस इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रपोजल था कि हम यहाँ पे HCNG का यूज करेंगे फ्यूल के तौर पे बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो कुछ स्टेटमेंट इसके रेफरेंस में बताओ कि द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। क्या ये फायदा है मेन? तो ये फायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पहली चीज समझो इसमें होता क्या है। इसके अंदर मिक्सचर होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब CNG का, और कुछ परसेंटेज हाइड्रोजन का होता है बाय एनर्जी, इसलिए इसको HCNG कहते हैं। और एडवांटेज की बात करें अगर, देखो और चीजें बताएं इसके अंदर, तो देखो इसको यूज कराया सकता है एज अ फ्यूल ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन, और ये माना जाता है कि थोड़ा साफ फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा माइलेज देगा, इवन CNG से ज्यादा माइलेज देगा। और एडवांटेजेस में बताऊं तो HCNG यहाँ पे एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 70% तक कम करता है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से अगर हम देखें तो नहीं है,
ना, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाता है। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कहता है कि HCNG एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कार्बन, तो ये मैंने बताया कि कार्बन एमिशन बिल्कुल हाइड्रोकार्बन एमिशन को भी कम करता है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज फ्यूल फॉर बसेस, हाँ हाइड्रोजन 1/5 तक इसको ब्लेंड कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है CNG मेक अ फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG, क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक, चलो भाई 84th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन द क्लाउडी नाइट, ड्यू ड्रॉप्स क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं फॉर्म होती हैं? तो ये साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, ये है कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में सब आता भैया, ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इसके लिए आपको बी ऑप्शन तो करेक्ट कर दोगे, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक अमेंडमेंट में हुआ क्या था, जो कि लक्ष्मीकांत के आखिरी में बिल्कुल दिया गया है। आइए थोड़ा आपको समझाती हूँ। देखो 99th जो अमेंडमेंट आया था उसने क्या करा था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इस्टेब्लिश किया था, बट 2015 में ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट थे उसने 4:1 की मेजोरिटी से अपहेल्ड करा कोलेजियन सिस्टम, और ये जो NJAC था इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, तो ये कहानी थी इसकी। अब 86th क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आइए जानते हैं। तो सवाल ये है कि द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, पहला तो ये कहता है। दूसरा कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा डिस्कस करते चलते हैं ना, वरना फिर बहुत लंबा है, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ समझो, जो स्पीकर है इसके पास अपना मर्जी होती है, अपना डिस्क्रिशन होता है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन, इसलिए ये पहला वाला गलत हो जाता है। दूसरा कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूफ मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये दूसरा भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं करा गया है ना, ये यहाँ पे डिफाइन, सॉरी आइडेंटिफाई कर रही हूँ, ये डिफाइन इसके अंदर नहीं किया गया। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, इनकैपेसिटी एंड प्रूफ मिसबिहेवियर क्या है, वहाँ लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। तीसरा कहता है कि द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, बिल्कुल सही है, दिया हुआ है, वेल नोन है, वेरीफाइड है। और इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by the majority of total membership of the house by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जाने माने दोनों हैं 3 और 4, इसलिए C is the correct आंसर। फाइन, मुंह में दर्द होने लग गई है। 87th क्वेश्चन की बात करते हैं। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, और 9th शेड्यूल कब आया था? साफ साफ जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम की बात है, 10 मई 1951 1951 की ये कुछ कहानी है, इसको इंट्रोड्यूस करा गया था नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद 88th उसकी बात करती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, तो भाई ये बहुत जाना माना है, इसको तुरंत आप 1 को टिक कर दोगे। अब 1 को टिक करोगे तो आपके पास ऐसे भी 2 ऑप्शन बचेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक, क्योंकि इसमें तो इसमें है नहीं। अब दूसरा पढ़ लो, न्यू कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस, अगर अब ये थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये लॉटरी बेसिस पे नहीं, ये ऑक्शन बेसिस पे होते हैं, तो अगर आपने इसको गलत कर दिया तो आप सीधा सीधा ए मार्क करके आ जाओगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो आप तीसरा फिर पढ़ लो, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया नहीं है जनाब, ये आपको पता होगा, इंडिया अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि अपने यहाँ अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता, तो तीसरा भी गलत है, और यहाँ पे 1 जो है मतलब ए ओनली करेक्ट आंसर है।
89th की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कैसी बात है? तो भाई यहाँ पे बिल्कुल ऐसी बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की इस दायरे में कुछ पोस्ट नहीं आती हैं। बहुत ही क्लियर ये बात है। और जैसे मैं बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 102 पार्ट 1 सबसेक्शन ए जो है, और आर्टिकल नंबर 191 पार्ट 1 सबसेक्शन ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से लेजिस्लेटर जैसे कि एमपी और एमएलए ये बार्ड हो सकते हैं फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस एंड प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज इट कैन पुट देम इनटू द पोजीशन टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट। क्योंकि एमपी एमएलए तो भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएंगे। अगर तो दिक्कत ये होगी, अगर मान लो अगर ये कुछ ऐसा कमाते हैं तो इनको इनकी इस पोस्ट से बाहर किया जा सकता है। रीज़न ये होता है कि भाई अपने ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाया और पैसा लिया जो है अंदर कर लिया, इसलिए इसको जो है वो इन लोग को बाहर किया जाता है। अब यहाँ पे समझो, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली कहा कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 का, उसमें 55 ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको एग्जेम्प्ट करा गया, जिसे ऐसे ऑफिसर्स जो ऑक्युपाइड करे गए बाय एमपी फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार किया गया। 55 ऐसे ऑफिसर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। हाँ, ये 5 बार अमेंड भी किया गया है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा कहता है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड। डिफाइन तो है ही नहीं, डिफाइन तो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वही समझ जाएगा कि है ही नहीं। तो बहुत आसान ऐसे भी देना था कि तीसरा वाला तो है ही नहीं, तो इससे ही दूसरा तीसरा चौथा खत्म हुआ जा रहा था, सिर्फ ए बच रहा था, और जो कि करेक्ट आंसर भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। किस शेड्यूल के अंदर ऐसा होगा? तो ये 5th शेड्यूल के अंदर होगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, 91st क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली देयर वाज ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटिल गिरार दिनिया डाइवर्सिफोलिया because it was found to be sustainable source of, क्या सोर्स निकला ये? टेक्सटाइल फाइबर का। आपको पता है हिमालयन नेटिल एक फाइबर यील्डिंग प्लांट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया लाइवलीहुड ऑप्शन में लोगों के लिए जो कि ऐसे दूर दराज रिमोट एरियाज में रहते हैं, माउंटेन विलेजेस में रहते हैं, हिंदू कुश हिमालयाज के। ये कुछ कहानी है। और ये कम्युनिटी जो है वो खार में है, जो कि हैमलेट है दरचूला डिस्ट्रिक्ट का, फार वेस्टर्न नेपाल में, और ये फैब्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम हिमालयन नेटिल। ठीक, 92nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। फॉर द मेजरमेंट एलिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड। बताओ भैया, ये तो बड़ा सही है। किस चीज़ को मेजर करने के लिए सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग डेटा यूज करते हैं? बता दोगे ना? पढ़ते ही समझ जाओ। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। ऊपर से फोटो खींची, हरा हरा है तो बढ़िया, बिल्कुल सही। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। हाँ, स्पेसिफिक लोकेशन अगर ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, बिल्कुल सही, पता कर सकते हैं। और लैंड सर्फेस टेम्परेचर्स ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं दूसरे तीसरे में, लेकिन ये बहुत सही है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ आपको इसका लैंड सरफेस टेम्परेचर, तो पॉसिबल है ये मेजर करना। और अगर मैं दूसरा बताऊँ गैस एमिशन को कैसे पता लगाते हैं, इसमें रेडियोमीटर्स और फोटोमीटर्स सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज़ करके पता लगाते हैं। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 93rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। भैया बताओ, जो स्टेट्स ऊपर बताई हैं इसमें फॉरेस्ट कवर के हिसाब से बताना था। तो उस समय ना हमारी जो फ्रेंड थी उसने कहा कि यार उसने अपना सोचने लगी, जानने लगी। वो कहती है नहीं नहीं, तो उड़ीसा होना चाहिए, और मैं गलत सलत करके आ गई। बहुत कॉन्फिडेंस से तो वही थी, कहती है नहीं नंबर 1 पे तो उड़ीसा है। और छत्तीसगढ़ तो कहती है, सोचती है अरे यार यहाँ तो हो नहीं सकता, ना तो नक्सली होते होंगे, तो फॉरेस्ट तो चला जाता होगा। अच्छा, मेरा ये सवाल सही हो गया था। और सही बताओ, उस समय मैं कंफ्यूज तो थी दोनों के बीच में, लेकिन मैंने कहीं तो पढ़ा हुआ था, और फिर मैंने उसको रिलेट करा कि अरे ऐसा होता होगा, नक्सली छुप जाते होंगे। अरे तो उससे बड़ा मुझे हेल्प मिली थी। खैर चलो आओ, तो आंसर जो है वो है सी। चलिए आइए एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में मामला ये है कि सबसे कम जो है, सबसे कम से सबसे ज़्यादा तक जाना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे कम जो है वो है महाराष्ट्र में, मतलब 3 सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में सिर्फ ये 16% है। उससे ज़्यादा अगर मैं देखूँ
तो आता है फिर एमपी में, एमपी मतलब नंबर 2 पे आएगा, तो ये यहाँ पे सिर्फ 25% है। उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर है उड़ीसा, उड़ीसा आएगा नंबर 3 पे, तो ये यहाँ पे 32% है। और सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, दैट इज 42%, तो 4th नंबर पे ये आएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो भैया 3 ठीक, उसके बाद 2 ठीक, उसके बाद 4 ठीक, और फिर 1, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 94, which says which of the following statement are correct about the deposits of methane hydrate। बताओ भाई क्या सही है। global warming might trigger the release of methane gas from these deposit। global warming ऐसा हो सकता है ट्रिगर कर दे मीथेन गैस का रिलीज इन डिपॉजिट से। दूसरी बात कि हाँ डिस्कस करेंगे, तो हाँ बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर कर सकती है मीथेन गैस का जो है मीथेन गैस को इन डिपॉजिट से। दूसरा जो लार्ज डिपॉजिट है मीथेन हाइड्रेट के, ये आर्टिक, टुंड्रा और अंडर द सी फ्लोर देखने को मिलते हैं, बहुत ही फेमस बात है, ये सही है। और मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो होता क्या है कि ज़्यादातर अगर हम कहें बट पुअरली नोन अमाउंट जो मीथेन के हैं, ये आपके जो सी फ्लोर हैं उनके अंदर ही देखने को मिलते हैं, टुंड्रा रीजन में या और कहीं पे भी, और ये जमे हुए हैं वाटर आइस के फॉर्म में, जिसे मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं। ये कुछ कहानी है। और मीथेन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है एटमॉस्फेयर में। जो मीथेन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज रहता है पानी में या कार्बन डाइऑक्साइड में 10 सालों या 10 सालों के आसपास। मेनली रिएक्शन होता है दूसरी ट्रेस गैसेस से, और हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH- होता है मामला, और ये गायब हो जाता है। तो ये कुछ कहानी है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 95th की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। उसमें कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, तो विच वन ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू। ठीक है, जब हम क्रॉप या बायोमास के जो बचा हुआ है इसे जलाते हैं तो क्या रिलीज होता है, तो ये सब अपने ही देखने में भाई बहन से लगते हैं, सब रिलीज होते हैं, है ना, सारे के सारे रिलीज होते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे सी है और यहाँ बॉर्डरिंग कंट्री है। देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको पहले जरूरी था कि आपने सारा कुछ, जैसे कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री आती हैं, कैस्पियन सी के अराउंड, मेडिटेरियन सी के अराउंड, रेड सी के अराउंड, एड्रियाटिक सी के अराउंड, पर्शियन गल्फ के अराउंड, ये सब बहुत जरूरी होता है मैपिंग के टाइम पे। तो वैसे ही कुछ एक सवाल था कि एड्रियाटिक सी से क्या कौन सी कंट्री मिल रही है, बॉर्डर कर रही है, क्या अल्बानिया मिलती है क्या भाई? बिल्कुल मिलती है। दूसरा ब्लैक सी की बात करें तो उससे क्या क्रोशिया मिलती है उससे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा देखिए कैस्पियन सी, क्या ये कजाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है? तो जी हाँ बिल्कुल बनाता है। चौथी अगर बात करें तो मेडिटेरियन सी क्या मोरक्को से बनाती है? बिल्कुल सही है, बनाती है। और आखिरी में अगर हम बात करें 5वें नंबर की, क्या रेड सी की बॉर्डरिंग होती है सीरिया से? तो कहाँ रेड सी है और कहाँ सीरिया है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये इससे नहीं बनाती। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेक्ट देख रहे हैं, 1, 3 और 4, इसलिए यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब 97th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन रहा है चावल का? तो भाई देखो भाई, इसमें से अगर मिला लो तो चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम की बात करें तो इंडिया ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बांग्लादेश ऑप्शन होता तो फिर हम थोड़ा सा भले एक बार कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसमें जो है वो यहाँ पे साफ है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है पिछले 5 सालों में राइस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये ग्लेशियर है, ये उससे निकली हुई रिवर का नाम है। तो देखो सबसे पहला अगर हम बात करें बंदरपंच, तो क्या वहां से यमुना निकली है? बिल्कुल सही है, ये उसका ग्लेशियर है। बारासिगरी चेनाब रिवर का ग्लेशियर है, बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम बात करें मिलाम की, तो क्या ये मंदाकिनी का ग्लेशियर है? नहीं जनाब, मंदाकिनी ओरिजिनेट होती है छोराबरी ग्लेशियर से, जो कि केदारनाथ के पास है उत्तराखंड में, समझे। फिर सियाचिन जो ग्लेशियर है वो नुब्रा रिवर के लिए है। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये भी बात एकदम सही है, और सियाचिन नुब्रा रिवर के लिए ही है। और आखिरी में अगर जेमू की बात करें तो क्या ये मानस
रिवर के लिए है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानस रिवर सिस्टम एज अ होल ये भूटान में है। इसमें आपका 3200 किलोमीटर्स का पूरा होगा ये। और मेन स्ट्रीम रिवर मानस की है या घोगरी रिवर की है, जो आपका वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से निकलेगी। जेमू जो है आप जानते हैं सिक्किम में है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, दैट इज 1, 2 एंड दी 4। फाइन। अब 99th क्वेश्चन की तरफ बढ़ दिया जाए। क्वेश्चन कहता है इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट एंड ट्राइजोफोस इज व्यूड विद एप्रीहेंशन दीज केमिकल्स आर यूज फॉर। किस चीज के लिए इन केमिकल्स का यूज किया जाता है? तो इसको पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। समझे? तो अगर कार्बोफ्यूरन की बात करें ना, तो ये मोस्ट टॉक्सिक कार्बामेट पेस्टिसाइड है। अब 100th और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट वही वाला ही है कि यूपीएससी ने इसका आंसर अलग बताया है और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उस समय जो किया था वो अलग बताया था। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। देखो, अंडर, पहले समझो स्टेटमेंट्स क्या है कि अंडर द रामसार कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये पार्ट ऑफ इंडिया का है कि भाई सारी प्रोटेक्ट करे सारी टेरिटरीज वगैरह को इंडिया के अंदर। तो देखो भाई, ऐसी कोई बाइंडिंग प्रोविजन है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि यहाँ पे यही ही करेंगी, तो ये तो ऐसे ही गलत समझ लो। दूसरा कहता है कि वेटलैंड्स कंजर्वेशन and management rules 2010 were framed by the government of India based on recommendation of Ramsar Convention। अब यहाँ पे देखिए यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को इसको गलत कहा है, बट इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स ने इसको सही कहा था कि क्लॉज 3 जो 2010 के रूल्स का है प्रोटेक्टेड वेटलैंड का, उनके बेसिस पे बात है। लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत बोला है और सिर्फ थर्ड को सही बोला है। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 आल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन्स ऑफ द वेटलैंड्स एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। तो ये बात एकदम सही। तो यूपीएससी की जो आंसर की निकली उसके हिसाब से ये सी वाला मतलब 3 ओनली को उन्होंने करेक्ट जो है बोला है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। और आप मुझे बताइएगा, 3 साल के तो हमने कर ही दिए हैं, कोशिश रहेगी कि मैं 4 से 5 साल के तो एटलीस्ट कर ही दूँ, ताकि बिल्कुल वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन जाए यूपीएससी के लिए सिर्फ आईएएस। ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहीं पे ही समाप्त करते हैं इसको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।